ओके क्लास, आवाज क्लियर आ रही है? ओके फाइन। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का ओवरव्यू देखा था, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास थी। कोर्स आउटलाइन डिस्कस करी थी कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी। मैंने आपको कोर्स प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। टेक्स्ट बुक हमने डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने कुछ प्रोसेस देखे थे, व्हाट आर सॉफ्टवेयर प्रोसेस, क्यों प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाट इफ वी डोंट हैव एनी प्रोसेस मॉडल, so without any guideline, without any process model, without requirements gathering and analysis, how can we develop a good and quality software? ठीक है, सो हेयर वी डिफाइन के किस तरीके से डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, और किस तरीके से गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन टाइम एंड विद इन बजट डेवलप करने के लिए वी यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस विच टेल अस हाउ टू डिफाइन, हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर विद गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो पहले ये होता था, मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दिया था कि पहले आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट लिए, एक दफ़ा कस्टमर से कम्युनिकेट किया और उसके बेसिस पे आपने कोडिंग करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन हमारे पास क्या चेंजेस आने शुरू हुए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ रही हैं क्लाइंट की, कस्टमर्स की, और थ्रू आउट उनकी इन्वॉल्वमेंट को भी हमने जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐड ऑन करना है। तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस डिफाइन किया कि फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन requirements, all the requirements of required software, then we will plan analysis design, and then after designing we will start coding. So direct coding करने के बजाय हमारे पास कुछ different phases हैं जिनको go through करके हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। और उसका हमें एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये है कि we will develop a good reusable software, a quality software within time and within budget. कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस हमने देखा था कि अपनी प्रॉब्लम को, जो मेन प्रॉब्लम है, मतलब जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और इंडिविजुअलाइज करके उन पार्ट्स को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। एंड डिज़ाइन इज दैट कि जो हमने एनालिसिस किए हैं उसको हम रिफाइन करें और इस तरीके का एक मॉडल जनरेट करें विच विल हेल्प अस इन कोडिंग फेज, जिसको देखकर जैसे हमने डेटाबेस डिज़ाइन बना दिया, हमने ईआर डायग्राम्स बना दी, हमने क्लास डायग्राम्स बना दी, और उनको देखकर जब हम कोडिंग करना स्टार्ट करें तो कोडिंग वाला फेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। तो पहले हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, देन रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद हम उन रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस को देखकर, यानी कि जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनती हैं, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को देखकर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ड्राइव करते हैं, एंड देन उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखकर हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं जिनमें हमारी डिफरेंट डायग्राम्स हम यूज़ कर सकते हैं। उन डायग्राम्स को देखकर फिर हम कोडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज दैट कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में एनालिसिस एंड डिजाइन करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस हर चीज रियल वर्ल्ड को देखते हुए हम मैप करें, हर चीज को कंसीडर करें एज एन ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए क्लासेस डिफाइन करें और उन क्लासेस के आपस में एक दूसरे से लिंक डिफाइन करें। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी देखी थी कि अगर हम एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन देखें, सो लेट्स से वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ बुक। तो सबसे पहले एनालिसिस में आप क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो आपकी मेन डोमेन है जिस पे आपको काम करना है, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम में क्या आएगी? बुक, बुक का कलर, बुक का नेम, ऑथर नेम, बुक का टाइटल, नंबर ऑफ पेजेस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो सकती है। उसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? टॉपिक, किस टॉपिक की बुक है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। अपनी डोमेन के रिस्पेक्ट से हम सारी चीजें डिफाइन करेंगे, एंड देन आफ्टर डिफाइनिंग हम क्या करेंगे? हम एक लॉजिकल सोल्यूशन प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लाइक बुक होगी, उसके सारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो क्लास डायग्राम के फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन जब कोड करेंगे तो क्लास डायग्राम हमारे पास गिवन है, क्लास का नेम गिवन है, सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ लिस्ट डाउन होंगे, सारे मेथड्स लिस्ट डाउन होंगे। हमें क्या करना है? हमें कोड पे जाके इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर देना है। सो दैट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम एनालिसिस टू कंस्ट्रक्शन फेज। एनालिसिस फेज में कौन सी एक्टिविटीज है? हमने एडवांटेजेस देखे थे, कुछ एक्सरसाइजेस करी थी, फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था विजुअल मॉडलिंग। विजुअल मॉडलिंग क्या है कि एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले हम उसका एक मॉडल जनरेट कर दें, और वो मॉडल क्या कर रहा हो? रियल वर्ल्ड
कि जो हमारे पास एप्लीकेशन बनेगी, जो फिजिकल जिसकी एग्जिस्टेंस होगी, उसी को मैप करते हुए हमारे सिस्टम की एक विजुअलाइज मॉडल होगा जो कि रियलिटी की तरफ हमें दिखा रहा होगा। मतलब एक ऐसी जैसे प्रोटोटाइप, अगर मैंने एक मॉडल बनाया है कस्टमर को दिखाने के लिए कि आप जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं वो बनने के बाद ऐसा बनेगा, सिर्फ फ्रंट एंड आपने दिखा दिया विच इज जस्ट अ मॉडल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये जो हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें भी ऐसी होता है, या जो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं उसमें भी क्या होता है, कोई प्लाजा बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो एक्चुअल बनने से पहले आपने देखा होगा कि जो उनके बुकिंग ऑफिस होते हैं वहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉडल होता है कि बनने के बाद ये इस तरीके से होगा, इतने फ्लोर्स होंगे, यहाँ से ओपन होगा, यहाँ बालकनी होगी। तो वो चीज़ हमें क्या दे रहा होगा, दे रही होती है रियलिटी में जो चीज़ बनने जा रही है उसका एक मॉडल जनरेट हमने पहले कर दिया। ठीक है, इसमें भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रूल अप्लाई कर रहे होते हैं। हर ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें और वन बाय वन उनको सॉर्ट आउट करें। यूएमएल हमने देखा था, हिस्ट्री ऑफ यूएमएल हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि ये यूएमएल बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स हैं जो हेल्प आउट कर रही होती है हमें सॉफ्टवेयर के एनालिसिस एंड डिजाइन करने में। देखिए, ये हमने इसमें देखा था कि ये यूएमएल डायग्राम्स टू फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड है, स्ट्रक्चर डायग्राम एंड बिहेवियर डायग्राम। स्ट्रक्चर मींस ये कि वो जो हमारी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बता रहा हो फंक्शंस की टर्म में, और बिहेवियर मींस जो एक्चुअल इवेंट्स परफॉर्म होंगे उसमें हमारा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो बिहेवियर बता रहे हैं कि व्हेन यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम सो हाउ सिस्टम विल रिएक्ट। एंड स्ट्रक्चर डायग्राम क्या बता रहे हैं कि जो एप्लीकेशन वर्क करेगी उसमें फंक्शंस क्या होंगे, उनकी कनेक्टिविटी क्या होगी, वो एक स्ट्रक्चर व्यू दिखा रहा है। जबकि बिहेवियर डायग्राम्स हमें क्या बता रही होंगी, इंटरेक्शन विद द सिस्टम। लेट्स से यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया तो सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करेगा, अगर सही हुआ तो कहाँ जाएगा, गलत हुआ तो कहाँ जाएगा। मीन्स यहाँ पे इंटरेक्शन की बेसिस पे काम हो रहा होगा। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टूल्स फॉर यूएमएल डायग्राम्स। फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डिजाइन में क्या डिफरेंस है। ये बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस है जिस तरह एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शंस पे हमारा फोकस होता है, और जो है कम्युनिकेशन थ्रू फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन इंटरेक्शन के थ्रू होती है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अगर मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम माइंड में रखा है तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन में क्या होगा, एक लाइब्रेरी सिस्टम, उसमें रिकॉर्ड लोन्स का एक मेथड होगा, ऐड रिसोर्सेज का मेथड होगा, रिपोर्ट फाइंड्स का मेथड होगा, सारी चीजें हम फंक्शनल टर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास इस पूरे सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, और फिर हम उन ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे सारी चीजें डिफाइन करेंगे। लेट से लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या क्लासेस बन सकती हैं, कैटलॉग क्या होगा, बुक है तो बुक से रिलेटेड क्लास में क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और बुक से रिलेटेड कौन कौन से मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे काम कर रहे हैं, जबकि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन में हम मेथड्स और फंक्शन की बेसिस पे काम कर रहे हैं। ये वैसे ही फर्क है जैसे जब आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी होगी और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सारा काम आप थ्रू मेथड मेथड मेथड, एक मेथड दूसरे को कॉल कर रहा है, एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, वापस यहाँ पे आ रहा है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने क्या पढ़ा होगा, क्लासेस बनाई होंगी, और क्लासेस के थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उन क्लासेस के जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस at function level and object oriented analysis we have concepts of objects। ये टेबल हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंसेस बेसिकली हैं क्या। मेथोडोलॉजी स्ट्रक्चर्ड में कौन सी यूज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल पे भी काम कर सकते हैं। फोकस जो है वो प्रोसेस पर होगा, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस हमारे पास एनालिसिस में कि हाउ वी कैन मैनेज प्रोसेसेस, हाउ वी फॉलो प्रोसेसेस। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स पे फोकस होगा, हाउ मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट, और वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिस्क लेवल स्ट्रक्चर में बहुत हाई होगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लो होगा।
रीयूजेबिलिटी स्ट्रक्चर की लो होगी क्योंकि हम ऐसे फंक्शंस पे काम कर रहे हैं जो कि हमारे उसी एप्लीकेशन से रिलेटेड फंक्शंस हैं और हम उसी एप्लीकेशन के हिसाब से हमने फंक्शंस ब्रेक किए हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में जो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे या जो डायग्राम्स हम बनाएंगे, हो सकता है इट विल हेल्प इन अनदर प्रोजेक्ट एज वेल। उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उनको रीयूज कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर रीयूजेबल कंपोनेंट्स। मेच्योरिटी जो है वो स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा मेच्योर है क्योंकि बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी यूज़ हो रहा है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो 1997 से ऑनवर्ड जो है अब इमर्जिंग है और अब तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वाला कौन सा किसके लिए सुटेबल है? सुटेबल फॉर वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स विद स्टेबल यूजर रिक्वायरमेंट, जहाँ पे यूजर रिक्वायरमेंट्स स्टेबल हैं। ठीक है, बार बार फ्रीक्वेंट चेंज नहीं है, बार बार हम यूजर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर सुटेबल फॉर रिस्की लार्ज प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, और जब ज़ाहिर फीचर्स बहुत ज़्यादा है, इंटरलिंक्ड हैं आपस में एक दूसरे से, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंजेस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एसडीएलसी हमने डिस्कस किया था। एसडीएलसी बेसिकली इज अ ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल जो हमें ये बता रहा होता है कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक डेवलप करना है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ तक दे दिया। लास्ट क्लास अगर किसी की मिस हो गई है और किसी का लेट रजिस्ट्रेशन हुई हो तो मैंने ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया था। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो उसी दिन जिस दिन क्लास एंड हुई थी उसी टाइम पे मैंने अपलोड कर दिए थे और उसका लिंक भी जो है वो एलएमएस पे शेयर कर दिया। तो जिन लोगों का मिस हो गया और फर्दर डिटेल के लिए आप लोग वहाँ से भी लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, उनको मैसेजेस भी आ गए होंगे। ठीक है, मैंने मैसेज भेज दिया था कल ही, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, काइंडली वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें जिन लोगों ने नहीं किया। कोर्स से रिलेटेड सारी डिस्कशन हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग आपके एलएमएस पे मौजूद है। सारी ई बुक्स वहाँ पे मैंने रख दी हैं, अपलोड कर दी हैं। उसके अलावा जो केस स्टडीज़ और जो रिसर्च पेपर मुझे लगेगा कि आगे चल के हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वो भी साथ साथ टाइम टू टाइम मैं अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, ये लेक्चर्स भी आपके अपलोडेड हैं एलएमएस पे। लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 टिल वीक 3 तक के आपके लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिवीजन हो गया, अब हम आज का जो कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एसडीएलसी में वी हैव डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। देन जो आपने प्लान किया उसको आप एनालिसिस करेंगे। देन एनालिसिस जो आपने किया है उसको डिजाइन। देन कंस्ट्रक्शन यानी कि कोडिंग। जो आपने कोड किया उसको आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जब सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाएगी देन यू विल डिप्लॉय इट। डिप्लॉय मीन्स कि आपने जो उसको रनिंग एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट जिसमें उसने एक्चुअली रन होना है कस्टमर साइड पे, कस्टमर साइड पे आप उसको ऑन कर देंगे, लाइव कर देंगे। और उसमें भी फिर हमारे पास कुछ डिफरेंट टेस्टिंग यूज होती है। और अगर कुछ अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो एरर्स आएंगे, जो डिफेक्ट्स आएंगे, वो रियल टाइम्स होंगे। यहाँ पे तो आपने अपने एनवायरनमेंट में, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में जो आपने कोड किया आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन डिप्लॉयमेंट में रन टाइम पे जब रन हो, आपकी एप्लीकेशन रन है, हो रही है, रन होते वक्त जो रियल टाइम पे एरर्स आएंगे उनको फिर हम क्या कहेंगे? अब उनको हम एरर नहीं, हम उनको कहेंगे कि वो बग्स या डिफेक्ट्स हैं। और फिर उसको ठीक करने के लिए फिर आप दोबारा से ये प्रोसेस आपके पास फॉलो होते रहेगा एज अ साइकिल जब तक। और फिर हो सकता है कि आपको यूजर कहे कि उसको और फीचर्स ऐड ऑन करवाने हैं, कुछ चेंजेस करवानी है एरर की वजह से, डिफेक्ट की वजह से। सो चेंजेस किसी भी वजह से हो सकती हैं। लेट्स से कोई नया फीचर ऐड ऑन करवाना है, एग्जिस्टिंग फीचर में कुछ चेंजेस करवाने हैं, या किसी फीचर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उस फीचर को करेक्ट करना है। सो मेंटेनेंस डिफरेंट टाइप की हो सकती है, अडॉप्टिव, करेक्टिव। करेक्टिव मीन कि कोई एरर आ गया, आप उसको करेक्ट करके मेंटेन कर रहे हैं। एडॉप्टिव मीन्स ये कि कोई नया फीचर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं आप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस कैन अकर, एंड देन ये लाइफ साइकिल आपके पास थ्रू आउट चलती रहेगी। ठीक है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपके पास क्या होगा? सबसे इनिशियल फेज और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो है वो आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। ठीक है, आपके सीनियर मेंबर्स, बिजनेस एनालिस्ट ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, विद कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि सेल्स जो आपने इस टाइप के प्रोजेक्ट किए हैं पास्ट में, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या फीचर्स होते हैं। मार्केट सर्वेज, मार्केट में सर्वे करते हैं कि और जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या और जो कंपनीज हैं जो इस तरीके का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं
वो क्या क्या फीचर्स हैं, एंड डोमेन एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्री में डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनसे कम्युनिकेट करके आपकी जो सीनियर मेंबर्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो डिस्कस कर रहे होते हैं और रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं कि किस टाइप का प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए. This information is then used to plan the basic project approach and to conduct product feasibility. Once you have analysis all the requirements, the next phase will be feasible study. Feasible study क्या होगी? ये चेक कर रही होगी आपकी टॉप मैनेजमेंट की, ये जो हम प्रोजेक्ट चूज करने जा रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट हम गैदर कर रहे हैं, एदर इट इज फीजिबल फॉर अस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव. इकोनॉमिकली हम इसको अचीव कर सकते हैं, मतलब जो बजट हमारे पास है उस बजट के अंदर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ऑपरेशनल होगा, बना तो दिया है, लेकिन क्या ये रन भी होगा? यूजर के लिए इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना सीरियस है और कितना विलिंग है यूजर जो है उसको यूज करने के लिए. तो अदर हम जो चीज बनाने जा रहे हैं वो आगे फर्दर ऑपरेट भी होगी, ऐसे ही हम अपने टाइम वेस्ट करेंगे? मतलब लॉन्ग टर्म पे उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अदर इट विल बी ऑपरेशनल और नॉट. ओके, प्लानिंग फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट. ठीक है, फिर उसकी बेसिस पे आप क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे होंगे. एंड द आउटकम ऑफ द टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टडी इज टू डिफाइन द वेरियस टेक्निकल एक्सपेक्ट्स. आप ये भी देखे होंगे कि टेक्निकल टर्म्स में हम इतने साउंड हैं कि हम इस टाइप की एप्लीकेशन डिजाइन कर सकें, ये हमारी डोमेन है या नहीं है. देन डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स. जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस की हैं उसको क्लियरली डिफाइन करें और रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करें. और एक SRS डॉक्यूमेंट होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो SRS आप जनरेट करें, which consist of all the product requirement to be designed and developed during the project life cycle. ठीक है, इस SRS पे, अच्छा SRS से एक चीज मुझे याद ही आई कि एक तो मुझे आप लोगों के प्रपोजल चाहिए, प्रोजेक्ट के प्रपोजल, जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो. अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये रखा था, जो लोग अगेन न्यू कमर्स हैं, जो लास्ट क्लास नहीं रह सके थे, रिपीट कर रही हूँ. आप कोई नया स्क्रैच से भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें, आप वो भी आइडिया लेकर आ सकते हैं. और एग्जिस्टिंग पास किसी कोर्स का आप जो है वो प्रोजेक्ट लेना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसको आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के टर्म में मॉडिफाई करना होगा. फिर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब बताती रहूंगी, तो वो साथ साथ हम ये चीजें करते रहेंगे और प्रोजेक्ट से डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव करते चले जाएंगे. सो फर्स्ट आपने ये करना है कि सबसे पहले तो मुझे प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाना है. ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल का टेम्पलेट मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी. ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स हमने कितने रखे थे? 4. ठीक है, मैक्सिमम 4 मेंबर्स होते हैं, 4 से ज्यादा मैं अलाउ नहीं करूंगी. ठीक है, सो 4 मेंबर्स हो सकते हैं ग्रुप में. और उसके अलावा ये कि प्रोजेक्ट प्रपोजल, आज क्या डेट है? आज 10 है. सो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वेडनेसडे 16 सितंबर तक आप प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवा दें. फिर उसके बाद नेक्स्ट माइलस्टोन आपका SRS सबमिशन होगा. जो आप प्रपोजल सबमिट करवाएंगे 16 को, पहले मैं उसको अप्रूव करूंगी. जो जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो जाएंगे फिर उनका आप SRS मुझे जो है वो सबमिट करवाएंगे. वो SRS की जो डेट होगी वो होगी आपकी 26 सितंबर. ठीक है, ये डेट जो है हम नोट डाउन कर लेते हैं. 10 सितंबर इज द डेट ऑफ प्रपोजल सबमिशन. एंड 26 सितंबर SRS का भी मैं टेम्पलेट अपलोड कर दूंगी. सिक्सटीन सितंबर, सॉरी, प्रोजेक्ट जो आपका प्रपोजल है वो 16 सितंबर, और जो है आपका जो है SRS सबमिशन जो है वो होगी आपकी 26 सितंबर. बिल्कुल कर सकते हैं. प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हैं. और अगर क्लास में
भी हम कर सकते हैं अगर आप क्लास में करना चाहें तो। ठीक है, हर ऐसा करेंगे कि हर क्लास का जो जैसे जो कंटेंट्स कवर होने के बाद जो लास्ट 10 मिनट्स होंगे वो प्रोजेक्ट डिस्कशन का रखें हम, जिसमें आप लोगों की जो भी क्यूरीज हो रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वो हम डिस्कस कर लें। ठीक है, सो व्हेन वी डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, वहाँ पे हमने जो रिक्वायरमेंट गैदर किए हैं उन रिक्वायरमेंट्स को हम एसआरएस में डॉक्यूमेंट करेंगे। सारी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे फीचर में डिफाइन कर देंगे। डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर मींस अब हमने जो एसआरएस बना लिया उस एसआरएस को देखते हुए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाएंगे, उसका एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, एक मॉडल जनरेट करेंगे। और वो मॉडल हमारे पास क्या होगा, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स होंगी जो ये डिटरमाइन कर रहा होगा कि हम किस तरीके से इस एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। दिस डीडीएस इज रिव्यूड बाय ऑल द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, और ये हमारे पास जो है डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स होंगे वो सारे स्टेक होल्डर्स रिव्यू करेंगे। जी हरीश, कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी हरीश असलम। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट, वंस आपने आर्किटेक्चर बना लिया, डिफरेंट डायग्राम्स बना दी, ठीक है, मॉडल जनरेट कर दिया, विजुलाइज कर दिया सिस्टम को, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेवलपिंग द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, द एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हियर एंड प्रोडक्ट इज बिल्ड। द प्रोग्रामिंग कोड इज जनरेटेड एज पर डीडीएस ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो आपने डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन दी है उसको देखते ही आप प्रोग्रामिंग कोड जनरेट करेंगे, यानी कि जो डायग्राम्स और जो ऑब्जेक्ट्स और जो सिनेरियोज आपने डिफाइन किए हैं अपने डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन में, उसी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू कोड। If the design is performed in detailed and organized manner, code generation can be accomplished without much hassle. अगर आपने डिजाइन पे बहुत ज्यादा फोकस किया और स्ट्रॉन्ग डिजाइन जनरेट किया है तो उसकी बेसिस पे जो कोड जनरेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए, और चांसेस ऑफ एरर और जो प्रॉब्लम्स है वो कम से कम होंगी। And then developers must follow the coding guidelines devised by the organization, and programming tools like compilers, interpreters, debuggers, etc. are used to generate the code. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि we should define some guidelines। ठीक है, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे होते हैं तो एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल टीम मेंबर्स होते हैं और मल्टीपल डेवलपर्स भी होते हैं, और हर प्रोग्रामर का काम करने का एक अपना तरीका होता है। तो जब हम एक डिजाइन स्ट्रेटजी ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि डिजाइन बना है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज मैंडेटरी कि वी शुड हैव सम गाइडलाइन विच शुड बी फॉलोड बाय ऑल द प्रोग्रामर्स। ठीक है, कुछ कोडिंग प्रिंसिपल्स पहले से डिफाइन हो कि हमने अगर जो है वो लाइन ब्रेक कैसे होनी है, क्लासेस क्रिएट करने हैं तो कोडिंग मैकेनिज्म क्या होगा, सिंटेक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कमेंट्स देने हैं तो कौन से कमेंट्स यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, मींस ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑलरेडी डिफाइंड, ताकि जब सबका काम आपस में कंबाइन हो तो वो एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हो। ऐसा ना हो किसी ने एक सारा कोड मतलब लाइन स्पेसिंग बहुत कम है, किसी ने बहुत स्पेस दे दे के किया है, तो जब आप कंबाइन करेंगे तो वो पता चला होगा कि ये अलग बंदे ने किया है, ये अलग ने किया है। तो एक स्ट्रक्चर हो जो थ्रू आउट सब फॉलो करें, और जो आपके पास टूल्स हैं, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, कौन कैसे काम कर रहा है इसका भी सबको आइडिया हो कि उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर यूज्ड एंड चूज बाय द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप कर रहे हैं, उसकी नेचर को देख के ही आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग द प्रोडक्ट। टेस्टिंग क्या है, जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं वैसे वैसे आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, आप ये वेट नहीं करते कि पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी हम टेस्ट करेंगे। सो टेस्टिंग आप स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग। लेट्स से एक क्लास लिखी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास एनालिसिस एंड डिजाइन में हम यूनिट टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्लास लेवल पे एक क्लास राइट डाउन की, उसके सारे मेथड्स को टेस्ट कर लिया, दूसरी क्लास लिखी, उसके सारे मेथड्स को टेस्ट कर लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप क्लासेस को इंटीग्रेट करते चले गए आप थ्रू मेथड्स कॉलिंग, तो उसके थ्रू फिर आपने अपने टेस्टिंग को
इंटीग्रेट करते चले गए। जो इंडिविजुअलाइज क्लास टेस्ट की थी, आफ्टर इंटीग्रेशन फिर आप उनको दोबारा टेस्ट करते हैं। फिर कोई हार्डवेयर इन्वॉल्व किया, कोई नई चीज ऐड की, उसमें कोई और कंपोनेंट ऐड किया, उसको साथ मिला के फिर आप सिस्टम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। सो ऐसे आपकी पूरी एप्लीकेशन आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट होती चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एज मच डिफेक्ट्स जो हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, एरर जो हैं, वो सारे आइडेंटिफाई हो सकें, जिनकी बेसिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ठीक कर सकें। जो और जो है ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द SRS। डेवलपमेंट इन द मार्केट एंड मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट कर दिया आपने, अब टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट फेज होगा वो हमारे पास क्या होगा? डिप्लॉयमेंट। ठीक है, और उस डिप्लॉयमेंट में हम क्या कर रहे होंगे? डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि वंस वी हैव डिप्लॉयड द सॉफ्टवेयर, अब उसको हमने ये देखना है कि एक्टिव जब वो लाइव है तो लाइव एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। Now I am opening the lecture 2. ओके, अजान हो रही है, कंटिन्यू करते हैं आफ्टर अजान।
जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, एक ग्रुप में 4 मेंबर्स अलाउड है, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2। मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 4 एंड मिनिमम 2। ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम 2। ठीक है, मीटिंग एंड हो जाएगी आफ्टर 8 मिनट्स, तो फिर इसी सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि हर सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और ये सब चीजें हमने करनी होंगी। नाउ वी हैव सम डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल जिसकी बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। अब उनकी सीक्वेंस क्या है और किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं। सो आवर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल इज बेसिकली आवर डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्रामेटिक मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ठीक है, हमने डायग्राम्स की टर्म में हम डिटरमाइन करेंगे कि सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पे कौन सा फेज परफॉर्म करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल्स। डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर मॉडल्स की अपनी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जो है वो सुटेबल सिनेरियोज हैं कि कौन सा मॉडल किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट सुटेबल है। So a process model for software engineering is chosen। जब आप कोई प्रोसेस मॉडल चूज करने जा रहे होते हो कि कौन सा प्रोसेस मॉडल, लेट्स से वी हैव डिफरेंट प्रोसेस मॉडल, वी आर अज्यूमिंग 8-9 प्रोसेस मॉडल्स हैं। तो अब उन 8-9 में से कौन सा आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रोसेस मॉडल आप फॉलो करेंगे, तो उसका जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया किस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है। जो एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हैं उस एप्लीकेशन की नेचर क्या है, किस टाइप की एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड है, आपके पास मोबाइल बेस्ड है, डेस्कटॉप बेस्ड है, किस टाइप की एप्लीकेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स किस टाइप कितने हैं, कौन कौन से मेथड्स और टूल रिक्वायर्ड होंगे उसको डेवलप करने में, एंड कंट्रोल्स एंड द डिलीवरेबल्स दैट आर रिक्वायर्ड। और आपके उस प्रोजेक्ट के वर्किंग डिलीवरेबल्स क्या होंगे। वर्किंग डिलीवरेबल मींस वर्क प्रोडक्ट। ठीक है, आप किस तरीके से डिलीवरेबल्स देंगे। डिलीवरेबल मींस ऐसी चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो लेट्स से आपने 3-4 फीचर इम्प्लीमेंट करके दे दिए, वो वर्क कर रहे हैं, तो वो एक वर्किंग डिलीवरेबल होगा, यानी कि एक वर्किंग प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में डिफरेंस ये है कि जब कोई चीज डेवलपिंग एनवायरनमेंट के अंदर होती है, डेवलपिंग फेज में होती है, तो हम उसको प्रोजेक्ट कह रहे होते हैं। बट वंस इट हैज बीन कंप्लीटेड और उसको हम कस्टमर के हैंड ओवर कर देते हैं, कंप्यूटर उसको यूज कर रहे होते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट हो जाती है। सो जब डेवलपिंग एनवायरनमेंट के अंदर होता है तो प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर डेवलपिंग इट वुड बी प्रोडक्ट जो यूज हो रही है। तो जो आपका क्राइटेरिया है प्रोसेस मॉडल चूज करने का, वो क्राइटेरिया डिपेंड कर रहा होता है प्रोजेक्ट की नेचर, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जिसको आप डेवलप करने जा रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स और टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, और आपके पास यूजर्स किस टाइप के हैं, और किस तरीके से आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। सो इन सारी चीजों पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। वाई मॉडल लाइफ साइकिल। ठीक है, सो आवर रिटन डिस्क्रिप्शन इज दैट forms a common understanding of activities among the software developers। ठीक है, कि डेवलपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसको देखकर हम गो थ्रू करें कि ठीक है दैट इज द स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसीज, जो इनकंसिस्टेंसीज हैं या जो पास्ट प्रोजेक्ट में जो इश्यूज आए हैं, जो फेलियर्स आए हैं, जो जो भी प्रॉब्लम हमने फेस की है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमने ओमिट कर दी थी डेवलपमेंट प्रोसेस में, हम उसको आउटलाइन कर सकते हैं।
ठीक है। सो लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो इश्यूज आए थे विच वी वांट टू ओवरकम, उनको ओवरकम करने के लिए हम फिर डिफरेंट प्रोसेस मॉडल चूज करते हैं कि वी शुड यूज अ प्रोसेस मॉडल विच हेल्प अस इन डिफाइनिंग हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली. The development team must identify a suitable life cycle model and then adhere to it. Once you have decided, you have chosen कि हमने ये मॉडल चूज करना है, after choosing you have to stay with it. ठीक है, थ्रू आउट उसको आपने एज इट इज फॉलो करना है. Primary advantage of adhering to a life cycle model helps development of software in a systematic and disciplined manner, so that आप अपने सॉफ्टवेयर को एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू जो है वो डेवलप कर सकें. एंड ईच इन और उस जो भी मॉडल आपने चूज किया है, उस मॉडल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसके रूल्स हैं, यू आर ऑल आर रिक्वायर्ड टू follow it, so that it will help you to develop a successful and quality software on विद इन अ सिस्टमेटिक अप्रोच. एक सिस्टमेटिक वे में आपने काम किया, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड. जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी लिस्ट डाउन करें, उनके जो सॉल्यूशंस हैं जो आपने यूज किए हैं उनको भी लिस्ट डाउन करें, प्रॉब्लम रेज होने के रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करें, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम इस टाइप का सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो आपके पास एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन लॉग मेंटेन हो रही हो. उसको देखकर फिर आप नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट को इजीली हैंडल कर सकते हैं. When a software product is being developed by a team, there must be a precise understanding among team members as to when to do what. Means they all should know what they have to perform. कब कहाँ कैसे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एंड क्या होनी चाहिए, प्रोएक्टिव आपके पास अप्रोच होनी चाहिए. ठीक है, पहले से हर चीज आप मेंटेन करें कि अगर ये रिस्क होगा तो हम इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम अगर हो गई तो हम इसका सोल्यूशन इस तरीके से डिफाइन करेंगे. तो एक अप्रोच आपके माइंड में हो, एक प्लान आपने पहले से किया हो और उसी प्लान के अकॉर्डिंगली आप वर्क कर रहे हो. अदरवाइज इट वुड लीड टू chaos एंड प्रोजेक्ट फेलियर. और अगर सारी चीजें हैप हैजर्ड वे में हो रही होंगी, कोई एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं होगा जिसको फॉलो करना है, और सबके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो सारी चीजें क्या होंगी, हैप हैजर्ड वे में होंगी. हर कोई अपने अपने एंड पे काम कर रहा होगा, और जब प्रॉब्लम आएगी तो सब पैनिक हो जाएंगे. ठीक है, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. लेकिन जब सब एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक ही गाइडलाइन को यूज कर रहे हैं, तो एरर की आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी और उसको सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा. अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विल नेवर सक्सीडेड. कभी भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता. अगर वन इंजीनियर स्टार्ट राइटिंग कोड, एक ने जो है वो जैसी एप्लीकेशन चुनी कि ठीक है ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, उस पर कोड स्टार्ट कर दिया. अनदर कंसंट्रेट्स ऑन राइटिंग द टेस्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट. दूसरा जो है वो टेस्ट केसेस लिख रहा है कि पहले मुझे एप्लीकेशन को टेस्ट करना है. अनदर इंजीनियर फर्स्ट डिफाइंस द फाइल स्ट्रक्चर. दूसरा जो है वो काम कर रहा है कि फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा. एंड अनदर डिफाइंस द इनपुट आउटपुट फॉर हिज पोर्शन फर्स्ट, कि उसने जो काम करना है उसके लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे वर्क करेंगी. मीन्स कोई भी सीक्वेंस में काम नहीं कर रहा, हर कोई अपने अपने एंड से जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, तो कभी भी आपका प्रोजेक्ट सक्सीडेड नहीं होगा. मीन्स यू हैव टू वर्क इन प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू चलकर आपने सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना है. मीटिंग एंड होने वाली है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे.